केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात उस खूनी पैटर्न की जो दुनिया के अलग अलग देशों में दिख रहा है, लेकिन स्क्रिप्ट एक ही है। कभी पहलगाम में खून बहता है, कभी किसी टूरिस्ट स्पॉट पर हमला होता है, तो कभी समंदर पार किसी शहर में पहचान पूछकर गोलियां चलती हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही हुआ है। जगह बदल जाती है, टाइम जोन बदल जाता है, लेकिन सोच वही रहती है। आतंकिस्तान की फैक्ट्री से निकला जहर अलग अलग रास्तों से दुनिया में फैल रहा है। सिडनी के आतंकी हमले ने इंटरनेशनल सियासत में भूचाल ला दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री ने सीधे ऑस्ट्रेलिया की सरकार पर सवाल उठाए हैं। आरोप है कि वक्त रहते चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, सख्ती की जगह चुप्पी चुनी गई, और उसी का नतीजा है कि ज्यू समुदाय का कत्लेआम हुआ। यही देश बहुत उदारवादी बनते रहे हैं जब भी आतंक की बात हुई। आखिर कब तक इस तरह के हमलों को सिर्फ लोन वुल्फ कहकर टालते रहेंगे? जब हर बार ट्रेनिंग, सोच और मकसद एक जैसा दिखे तो आंखें बंद रखना क्या समझदारी है? आपको पूरी जानकारी इस खबर पर देने वाले हैं। दूसरी खबर पाकिस्तान की उस खतरनाक सच्चाई की है जो खुले ऐलान में बदल चुकी है। एक तरफ मुनीर गीदड़ भपकियां दे रहा है, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे की ऐसी ताकत खड़ी की जा रही है जो किताबें नहीं नफरत पढ़ती है, कलम नहीं कट्टर सोच थामती है, और जिसका मकसद सिर्फ अस्थिरता फैलाना है। आतंकिस्तान की सत्ता में बैठे लोग अब एक वैचारिक भीड़ खड़ी कर रहे हैं। ऐसी भीड़ जिसे बचपन से ही हिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, जहां सवाल पूछना गुनाह है और आंख मूंद कर आदेश मानना सबसे बड़ी नेकी है। ये कोई धार्मिक शिक्षा केंद्र नहीं है, बल्कि सोच बदलने की प्रयोगशालाएं बन चुकी हैं। हम बात करें मदरसों की। मदरसों के जरिए एक अदृश्य फौज तैयार की जा रही है। कैसे पाकिस्तान लगातार अपनी जमीन को कट्टर सोच की नर्सरी बना रहा है, बताएंगे। तीसरी खबर बीजेपी संगठन में हुए उस अहम बदलाव की है जिसने सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। कैसा फैसला जो अचानक जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे लंबी रणनीति छिपी दिखाई देती है। नेतृत्व ने एक युवा और संगठन से निकले चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, और यही फैसला आने वाले राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। पार्टी ने सरकार और संगठन दोनों का अनुभव रखने वाले नेता को आगे बढ़ाया है। यह फैसला इस ओर भी इशारा करता है कि पार्टी अब धीरे धीरे नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव की ओर बढ़ रही है। कैसे अनुभव और ऊर्जा के संतुलन का नया मॉडल सामने रखा जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सिडनी आतंकी हमले की करने जा रहे हैं, क्योंकि आतंक का यह नेटवर्क पहलगाम से लेकर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तक अपनी परछाई छोड़ चुका है। सबसे पहले बात इसी। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले के बाद रावलपिंडी खतरे में आ चुका है। मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ की पूरी टीम का गला सूखा हुआ है, हलक से पानी नहीं उतर रहा है, और इसके पीछे की वजह है मरियम नवाज का लाहौर। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। आप ये तस्वीर ध्यान से देखिए, जहां अगस्त के महीने में करीब 3 लाख मुसलमानों ने सिडनी के हार्बर ब्रिज पहुंचकर कैसे देखिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस तरह से रैली निकाली गई, और ये रैली निकाली गई थी गाजा के लिए। मतलब ऑस्ट्रेलिया में गाजा प्रेमी गैंग का एक पूरा सैलाब देखा गया। और ध्यान रखिए, ये उसी सिडनी की तस्वीर है जहां कल 2 कट्टरपंथी आतंकियों ने 16 निर्दोष लोगों की जान। और चलिए अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए, जहां सिडनी के अंदर आज से 6 महीने पहले कुछ इस तरह की भीड़ सड़कों पर दिखाई दी थी। ये मुसलमानों की भीड़ है जो सिडनी के अंदर गाजा के लिए इंसाफ मांगने सड़कों पर उतरी थी। आप तस्वीरों में देखिए, गाजा के लिए इंसाफ मांगा जा रहा था सिडनी में।
देखा है, आपने भी ये तस्वीरें जरूर देखी होंगी, जहां कल सिडनी के अंदर 2 आतंकियों ने अपना त्योहार मना रहे यहूदियों पर सीधे गोलियां चला दी। कत्लेआम हुआ है। आप तस्वीर देखिए कल की। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उस उदारवादी रवैये का ही नतीजा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बोलना कि ऐसा नहीं होता है और ऐसे लोगों को जगह देना, उन्हें वो मौका देना पनपने का, ये तस्वीरें उसी वजह से आई। अब ये तस्वीरें देखिए, ये जो ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कल हमले के दौरान लोग कैसे सड़कों पर लेटकर अपनी जान बचा रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने अपनी मौत को करीब से आते देखा, अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया कि वो उनके कितना उनसे प्यार करता है। सोचिए क्या बीत रही होगी उस समय उस शख्स पर। उसे लग रहा था कि मौत सर पर खड़ी है, अपने अपनों को बता दें कि उनसे बहुत प्यार है। और देखिए फोन पर बात करते हुए उस मुश्किल घड़ी में बचाने की गुहार करता एक बेटा आपको दिखाई देगा। अपनों से दूर जाने का डर यहाँ पर दिख रहा था। इन आतंकवादियों ने कल सिडनी में किसी को नहीं छोड़ा। एक 10 साल की बच्ची जिसे धर्म, जिहाद और कट्टरपंथ जैसे शब्दों के बारे में पता भी ना हो, उस मासूम बच्ची को भी इन आतंकियों ने अपना शिकार बना लिया। ये बच्ची सिडनी के हार्मनी स्कूल में पढ़ती थी और त्योहार मनाने के लिए बीच पर आई हुई थी। बताइए इसकी क्या गलती थी? छोटी सी बच्ची, इसे क्या पता ये सब क्या हो रहा है। और ये इतने बेदर्द होते हैं इस तरह के आतंकी कि इनको किसी पर दया नहीं आती है। अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, चाहे बच्चा आए चाहे बुजुर्ग आए। इन आतंकियों के निशाने पर हर वो इंसान था जिसका ताल्लुक यहूदी धर्म से था। इस घटना के दौरान 87 साल के अलेक्जेंडर क्लैटमैन भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां अपनी पत्नी को बचाते हुए इन्होंने भी अपनी जान दे दी। क्लैटमैन ने के लिए कहा जाता है कि इन्हें हिटलर भी मार नहीं पाया था, क्योंकि ये होलोकॉस्ट के दौरान वहां से जिंदा बचकर निकले थे। लेकिन ऐसे आतंकी, इस आतंकी के सामने वो नहीं बच पाए, उनकी जान चली गई। सिडनी में हुई इस आतंकी घटना के बाद आज ठीक इसी बीच पर एक बार फिर यहूदी इकट्ठा हुए। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और अपनी जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए सिडनी में अब कल जो कुछ हुआ, ये तस्वीरें आपको कुछ देखी देखी से महसूस हो रही होंगी। जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन आतंकियों का पैटर्न लगभग सेम है। यहूदियों पर इसी तरह का हमला साल 2023, जहां 7 अक्टूबर के दिन हमास के आतंकी दक्षिण इजराइल के अंदर एक कार्यक्रम में घुस गए थे और वहां मौजूद यहूदियों की जान ले ली थी और कईयों को बंधक बनाकर अपने साथ भी ले गए थे। और ठीक ऐसा ही पैटर्न जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी आप देखिए देखने को मिला, जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं की जान ली थी। ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी थी और इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया था वो सदियों तक याद रखने वाला है। अब इन तीनों घटनाओं से जुड़ी तस्वीरें आप फुल फ्रेम में देखिए, हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले सिडनी की घटना देखिए, जहां यहूदी पहचान देखकर हमला किया गया, चुन चुनकर यहूदियों को मारा गया। दूसरी तस्वीर 7 अक्टूबर इजराइल की है, जहां यहूदियों की पहचान करके उन्हें मारा गया। और तीसरी पहलगाम की है, जहां पहचान पूछकर हिंदुओं पर जिहादियों ने अटैक किया। इन तीनों तस्वीरों में घटनाएं अलग अलग हैं, देश अलग अलग है, लेकिन दुश्मन एक ही है। जिहादी, कट्टरपंथी, आतंकवादी ये हर जगह पाए जाते हैं। आप टाइम जोन्स बदल लीजिए, इलाके बदल लीजिए, इनकी सोच, इनका मकसद हमेशा एक दिख रहा है। क्या ऐसे हमलों को लेकर आंखें बंद करना ठीक है? क्या आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए पैटर्न तो सेम है, आप खुद समझ पा रहे होंगे। ये तो 3 तस्वीरें हमने रखी हैं, ऐसी अनगिनत तस्वीरें हैं पूरी दुनिया से जो सामने आती हैं। इन आतंकियों के तार कहीं तक फैले हों, लेकिन इनकी जड़ें पाकिस्तान से ही जाकर मिलती हैं। और ऐसा ही कुछ सिडनी की घटना में भी हुआ, जहां हमला करने वाले दोनों आतंकियों का मूल पता पाकिस्तान ही निकला है। मतलब ये दोनों आतंकी मूल रूप से पाकिस्तान के ही निवासी थे। फिर से ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में
सिर्फ आतंकवाद फैलाता है, सिर्फ आतंकवाद। और पाकिस्तान को बचाते बचाते जब ट्रंप का भी नाम खराब होने लगा है तो बात बर्दाश्त से बाहर चली गई है। और यही वजह है कि अब ट्रंप बेहद गुस्से में है और उनके टारगेट पर इस बार मुल्ला मुनीर आ सकता है, क्योंकि इस बार ट्रंप ने वो बोल दिया है जो शायद शाहबाज की नींद उड़ाने के लिए काफी है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इन पाकिस्तान परस्त आतंकियों का एक पूरा बैकग्राउंड चेक दे देते हैं कि आखिर पाकिस्तान में पनपने वाले ये कीटाणु ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक कैसे पहुंचे। देखिए, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सिडनी के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला हुआ, हमने आपको तस्वीर दिखाई। हनुक्का उत्सव चल रहा था, उस दौरान हमला करने बाप बेटे पहुंचे। 50 साल का साजिद अकरम और 24 साल का नवीद अकरम, दोनों सिडनी में रहते थे। साजिद एक फ्रूट शॉप चलाता था और उनके पास 6 लाइसेंसी हथियार थे, 6, जिनका इस्तेमाल हमले में किया गया है। नवीद अकरम हाल ही में बेरोजगार हुआ था। पुलिस की गोलीबारी में साजिद अकरम मारा गया है। नवीद अकरम गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। दोनों आतंकियों का पाकिस्तानी मूल सामने आ गया, लिंक सामने आ गया है। साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। नवीद लाहौर मूल का और सिडनी के अल मुराद यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ाई की थी। हमलावरों की कार में ISIS के झंडे मिले हैं। नवीद पहले ASIO की नजर में था, जबकि ISIS से जुड़े सेल से संपर्क में था। हमलावरों ने परिवार से कहा है कि वो मछली पकड़ने जा रहे हैं। पुलिस ने नवीद के बॉर्नेरिग में उनके घर को घेर लिया है। नवीद की मां वेरेना बोल रही हैं कि दोनों वीकेंड पर मछली पकड़ने गए थे। यानी वो फिर से वो वाला जो नैरेटिव होता है ना, मासूमियत वाला, विक्टिम कार्ड, कि अरे नहीं, हमारे तो परिवार वाले लोग बहुत अच्छे थे, ऐसा कर ही नहीं सकते, वही बात दोहराई जा रही है। अब इस तरह की बातें आपने पहले भी कई बार सुनी होंगी कि उस आतंकी का बैकग्राउंड बेहद गरीबी वाला रहा है, तो किसी दूसरे आतंकी के पिता तो हेडमास्टर हुआ करते थे। लेकिन समय के साथ ये वाला नैरेटिव भी फेल हो चुका है। दुनिया ने वो आतंकी भी देखे हैं जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, इसलिए वो आतंकी तो मछली पकड़ने गया था या सब्जियां लेने गया था। ये विक्टिम कार्ड अब एक्सपायर हो चुका है और इसलिए अब हर किंतु परंतु से अलग हटते हुए वक्त है फाइनल स्ट्राइक का। एक ऐसी स्ट्राइक जिसे पूरी दुनिया को मिलकर पाकिस्तान पर करनी होगी। रिपोर्ट देखिए। ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच यहूदियों के खून से लाल हो चुका है। यहाँ आई आतंकी बाढ़ ने इस शहर की शांति को छीन लिया और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान से निकले आतंकी जहर का एंटीडोट अब पूरी दुनिया को मिलकर ढूंढना पड़ेगा, या फिर आंखों पर पट्टी बांध पश्चिमी देश आतंकियों को वेलकम नोट देते रहेंगे। सिडनी में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस हत्याकांड से जुड़ी परतें खुलती जा रही हैं। यहूदियों के त्योहार हानुक्का समारोह के दौरान हुई इस गोलीबारी में 16 लोगों की मौत ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी अब तक की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक से रूबरू करा दिया। हमला करने वाले दोनों हमलावर पिता पुत्र हैं। नवीद अकरम और उसका पिता साजिद अकरम ने हमला किया। ये दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। साजिद की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं नवीद अकरम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से किसी भी विदेशी संलिप्तता की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली अधिकारी ईरान और पाकिस्तान को मुख्य संदिग्ध मान रहे हैं। वो किसी भी सरकार या हिजबुल्ला, हमास और पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों से संभावित संबंधों की भी जांच कर रहे हैं। This is a targeted attack on Jewish Australians on the first day of Hanukkah, which should be a day of joy, a celebration of faith. An act of evil anti-Semitism, terrorism that has struck the heart of our nation. An attack on Jewish Australians is an attack on every Australian, and every Australian tonight will be, like me, devastated on this attack on our way of life. इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त शुरू हुई जब आरोपी की मां वेरेना ने मीडिया के सामने आकर अपने बेटे को अच्छा लड़का बताया। उन्होंने दावा किया कि नवीद ना तो हथियार रखता था, न नशा करता था और न किसी गलत संगत में था। वेरेना के मुताबिक उनका बेटा ज्यादातर समय काम, घर और एक्सरसाइज तक सीमित रहता था। उन्होंने कहा कि वो बाहर नहीं घूमता था, दोस्तों में नहीं पड़ता था, वो काम पर जाता था, घर लौटता था और बस कोई भी माँ ऐसा बेटा चाहती है। माँ का यह बयान जांच एजेंसियों के दावों से बिल्कुल उलट नजर आ रहा है और इस बात की तस्दीक कर रहा है कि हर बार की तरह विक्टिम कार्ड का नया वर्जन निकाला जा रहा है, जहां हेडमास्टर के बेटे से लेकर गरीब घर से निकला बेरोजगार तक का नैरेटिव
पहले भी आतंकियों की इमेज क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इस बार मामला संगीन है। आतंकी हालिया तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि आतंकी सिर्फ चेहरे बदलते हैं, जगह बदलते हैं, लेकिन उनका इरादा एक है, उनका मकसद एक है। धार्मिक कट्टरता के नाम पर कहीं आरडीएक्स इकट्ठा करते हैं तो कहीं बेगुनाह लोगों को गोलियों से भून देने वाले इन जिहादियों पर अब इंटरनेशनल प्रहार का टाइम आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिडनी में यहूदियों पर हमला हुआ तो इजराइल में नेतन्याहू का खून खौल उठा। नेतन्याहू के निशाने पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज आ गए हैं और अब नेतन्याहू कैसे उनकी नाकामियों की पूरी चार्जशीट लेकर बैठे हैं, आगे बताएंगे। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी आपको चेक करना चाहिए, जो सिडनी हमले के बाद आईएसएस को खत्म करने की कसम खा रहे हैं। बयान सुनिए उनका। Say in Syria also, we had an attack in Syria, and we had 3 great patriots terminated by bad people, and not the Syrian government. It was ISIS. Syrian government fought by our side. The new president fought by our side. But I just want to pay my respects to the families. तो देखा आपने, सिडनी हमले के बाद ट्रंप गुस्से में है, तो वहीं भारत और अमेरिका ने मिलकर मुल्ला मुनीर की मौत का प्लान रेडी कर लिया है। पाकिस्तान को अब यूएन में घसीटकर बेनकाब करने का मसौदा तैयार कर लिया गया है। पूरी खबर ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं डिटेल में। अमेरिका और भारत ने आतंकी संगठनों पर साथ में हमला किया है। अमेरिका भारत ने यूनाइटेड नेशंस से अपील की कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद पर यूएनएससी 1267 के तहत अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए, इसकी मांग रख दी गई। प्रतिबंधों में संपत्ति फ्रीज करना, यात्रा बैन करना, हथियार रोक करना, ये सब शामिल है। पहलगाम और दिल्ली लाल किले हमलों की कड़ी निंदा की गई है। टीआरएफ को अमेरिका ने एफटीओ और एसडीजीटी घोषित किया है। खुफिया साझेदारी और साइबर सुरक्षा पर जोर दिया गया है। ये आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करता है। पाकिस्तान का नाम न लेना अमेरिका की संतुलन नीति मानी जा रही है, लेकिन भारत तो खुलकर बोल रहा है और खुलकर कह रहा है कि अब इन जैसों का इलाज जरूरी है। और ट्रंप का गुस्सा भी यहाँ जायज है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि आईएसएस ने पूरी दुनिया में आतंक का जहर बो दिया है। और इसका एक क्लू आपको इस तस्वीर से मिलेगा। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज से ठीक 4 महीने पहले सिडनी के अंदर आईएसएस के झंडे भी लहराए गए थे। मतलब सिडनी के अंदर पहले घुसपैठिए पहुंचे, फिर उसके बाद उन्होंने अपना कट्टरपंथी रंग रूप दिखाना शुरू किया और फिर वो किया जो इनका असली मकसद होता है। लेकिन देखिए, इस बार इनका मकसद इनके समूल नाश की जड़ बन चुका है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि अब एक भी गोली चली तो यहां से गोला चलेगा। दूसरी तरफ ट्रंप का गुस्सा भी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, तो वहीं अब नेतन्याहू का भी बीपी बढ़ रहा है और उनके निशाने पर हैं एंथनी एल्बनीज, जिन्हें नेतन्याहू बार बार इस जिहादी पैटर्न के बारे में समझाते रहे, लेकिन वो उनकी बात को शायद समझे ही नहीं। नेतन्याहू ने क्या कहा है, पहले आप वो सुनिए। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. लेकिन देखिए, कट्टरपंथी विचारधारा कैसे पूरी दुनिया में फैल चुकी है। आपको जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जब इजराइल में हुए 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद सिडनी के अंदर इसी कट्टरपंथी गैंग ने जश्न मनाया था। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इन तस्वीरों को देखने के बाद भी खतरा उस वक्त नहीं भाप पाई। 75 years of occupation, 15 years of... और देखिए, ये खतरा दुनिया भर में फैल चुका है। जहां एम्स्टर्डम में भी इन्हीं कट्टरपंथियों ने हमला किया था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी दुनिया से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, भारत हो, और हर जगह आपको एक ही पैटर्न दिखेगा। पहचान करने जाएंगे, जड़ें खंगालेंगे तो समझ आ जाएगा कि कौन है ये दहशतगर्द। एम्स्टर्डम से लेकर बर्मिंघम तक यही हाल है। ये तस्वीर जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं इंग्लैंड के बर्मिंघम की है, जहां इंग्लैंड के अंदर मुसलमान इंतिफादा की मांग कर रहे हैं। इंतिफादा का मतलब जानते हैं? यहां पर अब हमारा भी अधिकार होना चाहिए। बर्मिंघम में ये बात कही जा रही है। तो
तो देखा आपने कैसी कैसी मांगे हो रही हैं। अब आपको इमाम ऑफ पीस के अध्यक्ष इमाम मोहम्मद तौहीदी को सुनवाते हैं, जो ये बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पर हुआ हमला पूरी दुनिया के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्हें सुनिए जरा। This terrorist attack must also be understood as a warning to other democracies, including Canada. As Mark Dubowitz of the FDD rightly stated today, I quote, "Sydney is a warning. Toronto has the same ingredients, a feckless, cowardly elite and deepening Islamist penetration." तो इमाम ऑफ पीस के मौलाना का कहना है कि सिडनी में हुआ आतंकी हमला पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। तो वहीं एक दूसरे मौलाना है जिनका कहना है कि मुसलमान पूरी दुनिया पर राज करने के लिए बना है और जल्द ही ऐसा होगा भी। किस तरह की बातें हैं, खुद सुनिए आप। We are the messengers of the messenger. We are the representative of this deen of Islam. We have to be the solution. The future is ours. Every ideal nightmare of a Muslim Europe will come true. They can be as mad as they want. I don't care. America will be a Muslim country. Russia will be a Muslim country. Islam will enter every house. We have to be a part of that change. We have to be a part of that da'wah. We have to be a part of those ghuraba who stand firm on our aqeedah and our practice and our deen and never ever apologize. We're unapologetic. अब ये कट्टरपंथ कैसे पश्चिमी देशों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल्स इस पर भी आपको दे देते हैं। यूरोप की बात करते हैं सबसे पहले। यूरोप में मुस्लिम आबादी लगभग 6%, लगभग 46 मिलियन है और मुख्य रूप से प्रवास और उच्च जन्म दर से बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। 2050 तक ये 7.4% से 14% तक पहुंच सकती है। यह अनुमान हो सकता है इससे ज्यादा ही हो। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। अमेरिका में मुस्लिम आबादी कम है, लगभग 1 या 2% है और वहां एकीकरण बेहतर माना जाता है। मुस्लिम प्रवासियों में एकीकरण की चुनौतियां दिखती हैं, जैसे अलग अलग मोहल्लों और बेरोजगारी में। यूरोप में कुछ देशों में मुस्लिम प्रवासियों का अपराध दर ज्यादा है, ओवर रिप्रेजेंटेशन देखा गया है, लेकिन यह सामाजिक आर्थिक कारकों से जुड़ा हुआ है। अब एक तरफ मौलाना पश्चिमी देशों को धमकी दे रहे हैं, क्लियर धमकी दे रहे हैं, संपूर्ण कब्जे का प्लान बना रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, दिन दहाड़े आतंकी हमले कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इन जिहादियों का इलाज उत्तर प्रदेश के योगी बाबा ने ढूंढ लिया है। बाबा लगातार ऐसे जिहादियों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं। बाबा की डेंटिंग पेंटिंग का ही असर है कि महाराष्ट्र जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना हलीमुल्लाह कह रहे हैं कि मुसलमानों को शांति से रहना है, किसी से नहीं भिड़ना है, वक्त ठीक नहीं है, प्रशासन बड़ी कार्रवाई कर सकता है। उनका ये बयान सुन लीजिए। अब देखिए, मुल्क के इस वक्त जो हालात हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के ताल्लुक से, वो बहुत ही तशवीशनाक हैं और इन हालात में मुसलमानों को बहुत ही सब्र व ज़ब्त से काम लेने की ज़रूरत है। ऐसा कोई कदम मुसलमान हरगिज़ न उठाएं जिससे आवाम में इश्तिआल पैदा हो, नफ़रत बढ़े और आग भड़के, क्योंकि अगर मुसलमानों की तरफ से रद्द अमल के तौर पर नफ़रत का जवाब नफ़रत से दिया गया या इश्तिआल अंगेज़ी से जवाब दिया गया तो पूरे मुल्क में ये अक़लियत और अक्सरियत का मसला बन जाएगा और ये मुसलमानों के लिए नुकसानदेह होगा। देखिए, अब एक तरफ दुनिया भर में जिहादियों की सेना तैयार हो रही है, तो वहीं भारत में हिंदू एक होते नजर आ रहे हैं और बंगाल से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां हिंदू एक होते दिखाई दे रहे हैं। आप इस तस्वीर को देखिए जहां आपको बड़ी संख्या में हिंदू एक होते दिखाई दे रहे हैं और एक साथ ये प्रण कर रहे हैं कि इस तरह की शक्तियों के खिलाफ हम एकजुट होकर जंग लड़ेंगे, क्योंकि देश में शांति चाहिए, सौहार्द चाहिए। ये कहते हैं कि बुद्ध का दौर है, युद्ध का दौर नहीं। यही बताने की कोशिश हो रही है। बंगाल का हिंदू भी एक हो गया है और हिंदू एक क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे की वजह है वो घुसपैठिए जो भारत के अंदर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड की, जहां पहाड़ों के बीचों बीच मस्जिद और मदरसा बना दिया गया। सोचिए आप, करबला में देखो कितना बड़ा मस्जिद का एरिया, ये पूरा एरिया घेर रखा है इन लोगों ने। ये करबला अल्मोड़ा, करबला में
देखो कितना बड़ा मस्जिद का एरिया, ये पूरा एरिया घेर। और अब यही तस्वीरें वजह है कि बाबा भी गुस्से में है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऑपरेशन घुसपैठिया चलाया जा रहा है। एक एक घुसपैठिए की पहचान की जा रही है, एक एक को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाला जा रहा है। आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। योगी की इस कार्रवाई के बाद रोहिंग्या किस तरह से देश छोड़कर भाग रहे हैं, आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। कैसे बैग पैक है और कैसे डर लग रहा है कि कहीं पहचान हो गई और कोई कार्रवाई हो गई तो क्या होगा, उससे पहले निकल लेने में ये भलाई समझ रहे हैं। आप ये तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ की यही शक्ति है कि देश के अंदर छिपे बैठे घुसपैठिए अब बिल से बाहर निकलकर भाग रहे हैं। और योगी का यही अल्टीमेटम है जिसकी वजह से आज घुसपैठियों के अंदर डर का माहौल है। देखिए, मैं अभी गया था एक जनपद में, वहां की मतदाता सूची में जो एसआईआर के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो, यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। और चलिए अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान में नई नौटंकी शुरू हो गई है। आवाम को एक बार फिर मुनीर की सेना ठग रही है। झूठ बोलकर, झूठी ताकत दिखाकर भारत से बुरी तरह पिटने के बाद मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आतंकी साजिश रच रहा है, जिहादी सेना तैयार कर रहा है और सेना की तैयारियों का जायजा भी ले रहा है। अब सवाल यह है कि क्या मुनीर दोबारा पिटना चाहता है, दोबारा जंग चाहता है क्या? ये तस्वीरें उसकी बानगी कर रही हैं। मुल्ला मुनीर को भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखा गया है और जहां उसने सेना की तैयारियों का जायजा लिया और भारत को गीदड़ भभकी दी है। उसने कहा है कि पाकिस्तानी सेना देश को मिलने वाली बाहरी और आंतरिक दोनों ही तरह की जो चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो समझ रहे हैं कि आप मुनीर का ये बयान दिखाता है कि वो घर में अफगानिस्तान, टीटीपी, बलोच से पिट रहा है और भारत ने तो उसे घुटनों पर ला ही दिया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान विद्रोह की आग में झुलस रहा है, ये समझ में आ रहा है। और ये भी समझिए कि सीडीएफ बनते ही मुनीर ऐसे वक्त में बॉर्डर पर पहुंचा है जब भारत पाकिस्तान में पहलगाम के बाद से तनाव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों देश हाई अलर्ट पर हैं। भारतीय सेना लगातार युद्धाभ्यास कर रही है जिससे मुनीर डरा हुआ है और डर की वजह से पाकिस्तानी फौज भी अब ड्रिल कर रही है। देखा देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि मुनीर ने भारत को क्या कहा है, किस तरह से गीदड़ भभकियां दे रहा है, क्या क्या बोल रहा है, जान लीजिए वो भी ग्राफिक्स के जरिए। भारत का नाम लिए ही बिना धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी सेना हर चुनौती के लिए तैयार है, कह रहा है कि आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने में हम सक्षम हैं। दुश्मन हाइब्रिड अभियान और झूठा प्रचार कर रहे हैं। पाकिस्तान की स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अब ये तो मजाक ही है ना कि स्थिरता है, कैसी स्थिरता है पाकिस्तान में, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इशारा क्या है? क्या मुनीर जंग की तैयारी में जुट गया है? मुनीर को भारत के हमले का क्या डर सता रहा है? क्योंकि नोटम अभी तो जारी हुआ था, आपको याद होगा। इस बीच एक और खबर है कि पाकिस्तान में मुनीर को लेकर पीटीआई ने विद्रोह तेज कर दिया है और मीडिया को भटकाने के लिए मुनीर ने बॉर्डर पहुंचने की तैयारी कर ली। इमरान को जेल में मारने की साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। नियाजी की बहनों ने मोर्चा खोल दिया और अब फील्ड मार्शल खुद को बचाने की जुगत में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुनीर कैसे खुद को विद्रोह की आग से बचा रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। इमरान को जेल में मारने की साजिश बेनकाब हुई है। नियाजी की बहनों ने मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए। मुनीर जेल में इमरान को यातना दे रहा है, जेल में इमरान को मारना चाहते हैं आसिम मुनीर, ये भी कहा है बहनों ने। मुनीर ने ध्यान भटकाने के लिए बॉर्डर का दौरा किया। बहनों को आशंका है भारत को धमकी देना उसी रणनीति का हिस्सा है, ये बहनें कह रही हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने भी इमरान की रिहाई को लेकर शाहबाज सरकार और पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। रावलपिंडी के अदियाला जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का संदेश लेकर अफरीदी सड़कों पर उतर आए। अफरीदी ने साफ शब्दों में कहा है कि इमरान खान का नारा है आजादी या मौत और अब उसी रास्ते पर चलकर लड़ाई लड़ी जाएगी। ये बड़ी बात उन्होंने कही है, सुनिए जरा। सब क्या है? इमरान खान का जेल से पैगाम भी आ चुका है कि आजादी या मौत, आजादी या मौत।
तो अगर हम इस दफा जाएंगे तो या कफन में वापस आएंगे और या आजादी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुनीर जो पाकिस्तान बॉर्डर पर खिलौने देख रहा था, वो जरा ये तस्वीर भी देख ले। हम जरा तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये भारत के शौर्य की तस्वीर जो पल भर में पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ सकती है। ये भारत की तैयारी है। मुनीर की एक गलती और सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के हथियार किसी खिलौने से कम नहीं। और इसकी तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी ने देखी। भारतीय फौज को आर्मी चीफ ने तैयार रहने का आदेश दे दिया है और पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर नक्शे में रहना चाहता है तो अपना भूगोल बिगाड़ना नहीं चाहता तो कायदे में रहे, आतंकी गतिविधियों को बंद करे। सीधी चेतावनी दी है, सुनिए जरा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो देखिए, भारत ने पाकिस्तान का नक्शा बदलने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन मुनीर कैसे अपनी आवाम को धोखा दे रहा है, अपने ही मुल्क में साजिश की गंध फैला रहा है और हिंदुस्तान के खिलाफ कौन सी चाल चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। भारत के खिलाफ आए दिन जहर उगलने वाले आसिम मुनीर अभी पाकिस्तान की सीडीएफ की कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि वो अपनी औकात फिर से भूल गए। आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत का नाम लिए बिना इशारों में बयानबाजी की है। भारतीय सीमा के करीब गुजरांवाला पोस्ट पर पहुंचे मुनीर ने बड़बोलापन दिखाते हुए कहा, पाकिस्तान उसके नेतृत्व में बाहरी आंतरिक खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान मुनीर ने भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। मुनीर ने गीदड़ भपकी तो दे दी, लेकिन उसके पीछे की प्लानिंग कुछ और ही थी। पाकिस्तान गृह युद्ध की आग में जल रहा है और इमरान जेल से आर पार की लड़ाई का संदेश भेज रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में बवाल बढ़ गया है। जिसे देखते हुए मुनीर ने पाकिस्तानी आवाम और मीडिया को भटकाने के लिए बॉर्डर वाली चाल चली, जिसके तहत मुनीर ने गुजरांवाला का दौरा किया, साथ ही सियालकोट पोस्ट का भी निरीक्षण किया, पाकिस्तानी आर्मियों की तैयारी का जायजा लिया। पाकिस्तानी फौजियों से मुनीर ने मुलाकात की। ये सारी एक्टिविटी मुनीर की सोची समझी साजिश थी। जब मुनीर इमरान पर ही अपने मुल्क में घिरे तो बॉर्डर ड्रोन ड्रामा शुरू कर दिया। फुस हथियारों का प्रदर्शन कर वो भारत को गीदड़ भपकी देने लगा। अब ऐसे में सवाल ये कि मुनीर और उसकी फिसड्डी फौज ऑपरेशन सिंदूर की धुलाई भूल गई, भारत की मिसाइलों से हुई तबाही भूल गई। आखिर क्यों मुनीर को शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी? क्या मुनीर को किसी बात का डर सता रहा था? खबर है कि मुनीर अब इमरान समर्थकों से डरे डरे फिर रहे हैं। मुनीर के खिलाफ बड़ा आंदोलन चल रहा है। पीटीआई नेताओं ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। वो सड़क पर उतर आए हैं और विद्रोह की आग फैली है। इमरान का संदेश है, अब आजादी या मौत। पीटीआई अब इमरान के कहे रास्ते पर उतर आई है। पाकिस्तान में मुनीर के लिए मरने वाली स्थिति है। वो किधर जाएं? एक तरफ इमरान की पार्टी है, एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ टीटीपी, एक तरफ बलोच। बॉर्डर पर भारतीय सेना मिसाइल और टैंकों के साथ खड़ी है। इसीलिए मुनीर नई चालबाजी पर उतर आया है। बॉर्डर पर जाकर वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है।
बॉर्डर पर मुनीर का दौरा और बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव का माहौल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकाने तबाह हो गए थे, पाकिस्तानी फौज पस्त हो गई थी और आज भी उसका खौफ मुनीर की नसों में थर्राहट पैदा कर रहा है और मुनीर का ये दौरा उसी डर का सबूत है। मुनीर क्या करने की कोशिश कर रहा है वो भी समझना जरूरी है। पाकिस्तानी आवाम को भटकाने की कोशिश हो रही है, आतंकियों के लिए सेफ पैसेज बनाने की प्लानिंग है। मुनीर को पीओके हाथ से निकल जाने का डर है। पाकिस्तानी सेना को अफगानिस्तान से हमले का भी खौफ है। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह मात खाने की बौखलाहट है। कई मोर्चों पर खुद को घिरा पाकर मुनीर बुरी तरह घबरा गया है। पाकिस्तानी सेना भी डरी हुई है और यही वजह है कि वो सेना की हिम्मत बढ़ाने बॉर्डर पर पहुंचा है। अब आप समझ सकते हैं कि मुनीर सेना को क्या ही हौसला दे पाएगा जब उसके खुद के हौसले टूटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक तरफ मुनीर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बार फिर सबको चौंका कर रख दिया है। ये साबित कर दिया है कि संगठन में हर कार्यकर्ता को तरजीह दी जाती है, कार्यकर्ता के काम को देखा जाता है। बीजेपी के लिए फेस, ब्रांडिंग ये सब मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो सिर्फ कार्यकर्ता का काम और संगठन के प्रति उसका समर्पण। दूर दूर तक जिनके नाम की चर्चा नहीं थी वो नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उनकी नियुक्ति की, जिसके बाद नितिन नबीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई संदेश ने बीजेपी के अंदर एक बड़े बदलाव का संदेश भी दे दिया है। बीजेपी मुख्यालय पर नितिन नबीन का जोरदार स्वागत किया गया, समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। जब नितिन नबीन बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो लोगों का गजब का उत्साह देखने को मिला है। अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो दिग्गज थे वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और उन्हें बधाई देते दिखाई भी दिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में नितिन नबीन ने अपना कार्यभार संभाल लिया। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम बड़े नेताओं ने नितिन नबीन का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। जेपी नड्डा ने नितिन नबीन को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया और इसके बाद पार्टी के कद्दावर नेताओं ने उन्हें इस मौके पर बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। वहीं पदभार संभालने के बाद समर्थकों ने शंख बजाकर उन्हें कैसे विशेष रूप से बधाई दी है वो तस्वीर भी देख लीजिए। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, भारतीय जनता पार्टी। देखिए अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने नितिन नबीन पर ही दांव क्यों लगाया। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं थोड़ी डिटेल इस पर। देखिए लगातार 5 बार के विधायक रहे और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक हैं जो कायस्थ बाहुल सीट नहीं है और नितिन नबीन खुद कायस्थ है। फिर भी 2006 से नितिन चुनाव जीत रहे हैं। वो चुनाव में जीत की ऐसी रणनीति बनाते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे तक को हरा चुके हैं। विरासत से ज्यादा संगठन को तरजीह देते हैं। पिता पटना से 7 बार विधायक रह चुके हैं। उनके निधन के बाद नितिन राजनीति में आए। विरासत के बाद भी संगठन में निचले स्तर पर ही उन्होंने काम किया, कभी अपने ऊपर परिवारवाद के स्टैंप को नहीं लगने दिया। पीएम मोदी उनकी इसी खासियत के मुरीद हैं। नितिन नबीन युवा चेहरा है, जनता से जुड़ाव है उनका। 2 बार बीजेपी के मोर्चा महामंत्री भी रह चुके हैं और बीजेपी की सेकंड लाइन तैयार करने की रणनीति यहां पर दिखाई दे रही है। संगठन में टॉप लेवल पर काम करने का मौका मिला है उन्हें। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने अपना कौशल दिखाया। 2023 में छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, तो अब उन्हें यह बड़ा मौका दे दिया गया है। और दिल्ली के लिए निकलने से पहले नितिन नबीन ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत की और कहा कि पार्टी के भरोसे को वो आगे बढ़ाएंगे। उन्हें सुनिए। पार्टी का भरोसा है और पार्टी के जो मौका दिया है उस पर काम करेंगे। आज पिताजी को माल्यार्पण भी किया आपने। पिताजी के आशीर्वाद से ही यहाँ पर पहुँचे हैं। तो पिताजी के आशीर्वाद से और उन्होंने जो क्षेत्र के लोगों को जोड़ के रखा, कार्यकर्ताओं को जिस भावना से बनाया, मेरा भी प्रयास रहा कि मैं उस भावना की सरलता और सौम्यता आपकी स्ट्रेंथ बनी। 45 वर्ष की पार्टी और 45 वर्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तो संयोग है। मैं तो इसको यही मानता हूँ, पार्टी ने कि हमेशा युवाओं को केवल बढ़ाया ही नहीं है, उनको सिखाया है, उनको संवारा है और तब आगे बढ़ाकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। ऐसे कई हजारों युवा। मैं तो बस नहीं कहूँगा कि कार्यकर्ता को अपने धैर्यपूर्वक संगठन का काम करना चाहिए, ताकि संगठन को समझकर आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यकर्ता को। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार का। बंगाल आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है।
देखिए, बीजेपी ने नितिन नवीन पर दांव क्यों लगाया, ग्राफिक्स के जरिए जरा ये भी समझिए। संगठनात्मक अनुभव उनके पास अच्छा खासा है, पार्टी के अहम युवा चेहरे हैं और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ है। जातीय समीकरण भी देखा गया। मंत्री के रूप में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बिहार में जिम्मेदारी संभाली है। तो देखिए, ये जो जानकारियां ये बताती हैं कि सबसे एप्रोप्रिएट यही चेहरा थे। हालांकि चुनाव जब इनका किया गया तो बहुत सारे कयास जो थे वो खत्म हो गए, क्योंकि नाम तो किसी और के चल रहे थे। और यही जो स्टाइल है बीजेपी का, वर्किंग स्टाइल, सरप्राइज देने का, जो कार्यकर्ता है उन्हें जोड़ने का, वही बीजेपी को ऑन ग्राउंड और मजबूत बनाता है। इसी से जुड़ी एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नवीन प्रयोग ने हर किसी को चौंका दिया है। प्रयोग भी ऐसा जो ना तो किसी ने सोचा होगा और ना ही किसी ने इस पर चर्चा की होगी। नरेंद्र मोदी ने बिहार से एक युवा चेहरे पर दांव लगाया और उसे पूरे बीजेपी की कमान सौंप दी। नीतीश सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और पटना की बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी बंगाल का चुनाव लड़ेगी। नितिन नवीन ही बीजेपी को असम, तमिलनाडु, केरल का चुनाव लड़वाएंगे। पीएम मोदी ने ऐसे कार्यकारी अध्यक्ष पर दांव लगाया है जिसे चुनाव लड़ने और लड़ाने दोनों में महारत हासिल है, दोनों का अनुभव है। मैं तो बस नहीं कहूँगा कि कार्यकर्ता को अपने धैर्यपूर्वक संगठन का काम करना चाहिए, ताकि संगठन को समझकर आगे बढ़ेंगे तो हर कार्यकर्ता को, बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें इस प्रकार का। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि पीएम मोदी ने नितिन के अंदर क्या देखा कि उन्हें इतने बड़े पद पर आसीन कर दिया। उनमें ऐसा क्या है कि शाह की पहली पसंद वो बन गए। संगठन ने फैसला करते वक्त कार्यकर्ता के काम को तरजीह दी। जाति नहीं देखी, गुटबाजी नहीं देखी, काम करने का जुनून देखा, संगठन के प्रति समर्पण देखा, जनता से जुड़ने का तरीका देखा। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। बंगाल में अभिजात वर्ग में कायस्थ आबादी ज्यादा है। बोस, बसु, घोष, मित्रा, नंदी, गुहा और दत्ता सरनेम वाले बंगाली भद्रलोक का हिस्सा है। नितिन नवीन बंगाल चुनाव लड़ाएंगे और भद्रलोक में बीजेपी की एंट्री करवाएंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कब एक अच्छे पद पर चला जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और पीएम मोदी ने इस बात को साबित कर दिया है। पीएम मोदी ने नितिन नवीन के लिए जो लाइनें लिखी उसमें उनकी खूबियों के बखान थे। कर्मठ कार्यकर्ता, युवा और परिश्रमी, संगठन का अनुभव, प्रभावी काम, समर्पण भाव, विनम्र स्वभाव। पीएम ने नितिन नवीन के अंदर जो गुण देखे वो संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। संगठन में ना तो युवा चेहरों की कमी है, ना अनुभवी नेताओं की। ऐसे में नितिन नवीन पर लगाया गया ये दांव इस बात का सबूत है कि उनमें संगठन को मजबूत करने की ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अब ये जो फैसला लिया गया है इसका असर कैसे आने वाले चुनावों में दिखता है, नितिन नवीन कैसे चुनावों को लीड करते हैं, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के साथ प्रहार में रुकने एक छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।